अच्छा जी, कंस्ट्रेंट हमने ऐड किया ऑल्टर टेबल की स्टेटमेंट के ज़रिए, और कंस्ट्रेंट को हम डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल यानी कि हमने कौन सा टेबल बनाया था अभी, emp_data, और नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। अगर मैं लिखूँ इंसर्ट इनटू emp_data, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और जॉब हम ऐड करना चाह रहे हैं। वैल्यूज़ में हमने लिखा और नाम हमने रख दिया किंग, और जॉब में हमने रख दिया नल। ऐड नहीं करेगा क्योंकि नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है इस पर, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये कंस्ट्रेंट जो है डिसेबल कर दिया, कंस्ट्रेंट डिसेबल करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कंस्ट्रेंट कौन सा है। तो कंस्ट्रेंट की इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से देख सकते हैं, यूज़र अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट से देख सकते हैं, और यूज़र अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम, जहाँ से हम कॉलम का नाम एग्जैक्टली देख सकते हैं। तो हमने लिखा सिलेक्ट कंस्ट्रेंट का नाम बताओ और कॉलम का नाम बताओ फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम्स वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू emp_data। कॉलम अंडरस्कोर नेम 820। तो जॉब के कॉलम पे जो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है वो हमने डिफाइन नहीं किया था। तो जब हम डिफाइन नहीं करते तो वो ऑटो नेम जनरेट कर देता है। तो अब हमें कंस्ट्रेंट का नाम बताइए, ऑल्टर टेबल emp_data और डिसेबल कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम कंस्ट्रेंट डिसेबल हो गया। कंस्ट्रेंट डिसेबल हो गया मतलब अब कंस्ट्रेंट जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। अगर हम दोबारा से इंसर्शन करें, इंसर्ट इनटू emp_data, और इसमें हमने कहा एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, वैल्यूज़ और 1 2 कॉमा स्कॉट कॉमा। अब ये डेटा इसमें ऐड क्यों हो गया, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट अपना जो है फंक्शनैलिटी जो है इसकी परफॉर्म नहीं हो रही है, डिसेबल हो गया है। लेकिन जी हाँ, ऑल्टर टेबल emp_data इनेबल कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम। जब इनेबल करने लगते हैं तो वो एग्जिस्टिंग डेटा को चेक करता है कि अगर ये डिसेबल हुआ था तो क्या इसमें कोई वायलेशन तो नहीं है। वायलेशन है तो अब इसने क्या एरर दे दिया कि ये इनेबल नहीं हो सकता, कैन नॉट वैलिडेट कंस्ट्रेंट नेम चेक कंस्ट्रेंट वैलिडेट। क्यों? क्योंकि इसकी कंस्ट्रेंट की जो फंक्शनैलिटी थी उसमें परफॉर्म नहीं हो सकती। कह रहे हैं इनेबल नो वैलिडेट, बाय डिफॉल्ट होता है इनेबल वैलिडेट, जिसका मतलब होता है कि कंस्ट्रेंट जब आप किसी पे थक जाओगे, बस कर दो, मैं थक गया हूँ देख देख के, ठीक है। जब आप किसी पे कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो अगर उसमें डेटा है तो वो कंस्ट्रेंट आप कोई भी लगा रहे हैं तो वो उसमें पहले से चेक करता है कि इसकी वायलेशन तो नहीं है। तो जब इसी तरह से आपने कंस्ट्रेंट को इनेबल से डिसेबल किया तो वो ऑफ हो गया। जब आप उसको इनेबल करते हैं तो वो इनेबल वैलिडेट का फीचर यूज़ करता है, यानी कि वो चेक करता है कि अगर मैं डिसेबल था तो उसके बाद हो सकता है कोई इनवैलिड डेटा आपने इनपुट कर दिया हो, इसमें इंसर्ट कर दिया हो। तो जब ये इनेबल होता है तो ये वायलेशन चेक करता है। लेकिन अगर आपने लिख दिया इनेबल नो वैलिडेट तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग डेटा जो है इसको अब चेक ना करो, बल्कि अगला डेटा जो आएगा उसको चेक करो। ये एक फीचर आपके पास ऑरिकल के अंदर मौजूद है अगर आप चाहते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो वायलेटेड डेटा मौजूद है, एक नल मौजूद है, हालांकि इस टेबल के अंदर नल नहीं आना चाहिए था। कंस्ट्रेंट जो है इसका अपना समझा नहीं मैं, ये क्या चीज़? चेक के कंस्ट्रेंट पे हुआ है, किसी भी कंस्ट्रेंट पर हो जाएगा। मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट लगाया है, यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाया है, कोई भी कंस्ट्रेंट लगाया है, जैसे यूनिक का लगाया है, ये कॉलम डिफाइन करने की वो नहीं होती।
कंस्ट्रेंट है ना, ये देखें क्रिएट टेबल। कंस्ट्रेंट सब कॉलम में भी लगा हुआ होता है। कंस्ट्रेंट का नाम बताया मैंने उसको कि कौन सा कंस्ट्रेंट इनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है। ठीक है, एक टेबल में एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट हो सकते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ कि ये वाला इनेबल करना है या ये वाला डिसेबल करना है। जैसे एक टेबल में बना रहा हूँ T2 के नाम से, इसमें आईडी नंबर और यूनिक कंस्ट्रेंट का नाम हमने लिखा T2_ID_यूनिक यू, और यूनिक बना दिया हमने इसको। अब यूनिक क्या काम करता है? डुप्लीकेशन नहीं होने देगा। अगर मैं लिखूँ इंसर्ट इनटू T2, वैल्यूज में हमने लिखा 1, ऐड हो गया, 2 लिखा, भी ऐड हो गया, दोबारा से 1 लिखा, ऐड दे देगा। सेव किया हमने इसको, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम T2, ये आपका डेटा है, वायलेटेड नहीं है, बिल्कुल सही है क्योंकि कंस्ट्रेंट लगा। लेकिन अब हमने लिखा ऑल्टर टेबल T2, इस पे कंस्ट्रेंट जो लगा था इसका नाम क्या है? कंस्ट्रेंट का नाम हम लिखा ऑल्टर टेबल T2 डिसेबल कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम, यानी कि अब जो है यूनिक जो है मौजूद तो है लेकिन अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब हमने जब डेटा ऐड किया, टाइम लिया नहीं, वो कोई खैर रीज़न नहीं है। डेटा जो है इसने ऐड कर दिया 1 तो उसमें पहले से मौजूद था। 1 क्यों कर दिया? क्योंकि कंस्ट्रेंट अब वर्किंग नहीं कर रहा, अपने ऑफ कर दिया हमने उसको। लेकिन अब जब हम इसको इनेबल करने गए, इनेबल कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम, तो इसने हमें कहा कि भाई आप इसको वैलिडेट नहीं कर सकते, इनेबल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डेटा वायलेटेड है। तो हमने इसे कहा इनेबल नो वैलिडेट। इनेबल नो वैलिडेट का मतलब कि एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको चेक ना करो और नया डेटा जो है उसको चेक करो। क्या error दे रहा है? क्या मसला है? नहीं, स्पेस नहीं होता, वो क्लियर मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, नॉर्मल में कर दिया था, इसमें नहीं कर रहा। अच्छा जी, कोई बात नहीं। हमने लिखा ड्रॉप ऑल्टर टेबल T2 ड्रॉप कंस्ट्रेंट। हम कंस्ट्रेंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसको हम अभी देखते हैं क्या हुआ इसमें मसला। कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो गया, यानी कि अब कंस्ट्रेंट है ही नहीं, और ये आपके पास डेटा है इसमें फ्रॉम T2, ठीक है। और इसमें वायलेटेड डेटा, इसमें ना प्राइमरी की लग सकती है और ना इसमें यूनिक लग सकता है। हमने कहा ऑल्टर टेबल T2 ऐड यूनिक, और कॉलम कौन सा है? आईडी का इनेबल नो वैलिडेट, वही एरर दे रहा है। अब हमने एक चीज़ का इसमें इजाफा किया, डेफरेबल इनेबल नो वैलिडेट। प्राइमरी की में भी आपको ये डेफरेबल और यूनिक में भी डेफरेबल लिखना पड़ेगा, बाकी किसी में भी डेफरेबल की भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्या किया इसने? यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा दिया, हालांकि वायलेटेड डेटा था। डेफरेबल की असल में थोड़ी सी थ्योरी है पीछे, लेकिन एसक्यूएल लेवल तक आप ये समझ लें। हमें ये पता है प्राइमरी की और यूनिक की जब आप लगाते हैं तो पीछे एक यूनिक इंडेक्स क्रिएट होता है। डेफरेबल से वो नॉन यूनिक इंडेक्स क्रिएट होता है, यानी कि उसमें डुप्लीकेशन अलाउ हो जाती है। वरना जो आपका जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स बनता है, जो कि ऑटोमेटिकली प्राइमरी की लगाने से या फिर यूनिक के कंस्ट्रेंट से, एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो बन रहा है वो यूनिक होता है, यानी कि उसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती। लेकिन अब अगर आपने डेफरेबल इसमें अलाउ कर दिया, लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर ये अलाउ कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये बार बार इसमें डुप्लीकेशन अलाउ करें। इंसर्ट इनटू T2 वैल्यूज़ 5, ठीक है। और यही वाली स्टेटमेंट दोबारा चला दें। इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग में बैक पे एक्चुअली वो नॉन यूनिक इंडेक्स क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि अब अगर कोई ऐसा अगर हम कॉलम उठाएं जिस पे हमें लगाना है, तो इसका मतलब ये कि अगर उस पर इंडेक्सिंग हुई भी है
इसमें नहीं, इंडेक्स आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा टेबल है जिसमें कोई कॉलम है जिसमें डुप्लीकेशन मौजूद है, लेकिन आप उसको प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं या यूनिक लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, या एक्चुअली वो था प्राइमरी की का ही कैंडिडेट था, लेकिन आपने उसमें प्राइमरी की नहीं लगाई थी, डुप्लीकेशन हो गई, ठीक है। अब जब आपको पता चला तो अब आपने कहा कि भाई अभी ऐसा करो कि इसमें कोई ऐसा काम कर दो कि ये प्राइमरी की बन जाए, यानी कि अगला डेटा जो भी आएगा ना वो वायलेटेड नहीं होना चाहिए। पिछला डेटा वायलेट हो गया सो हो गया, उसको हम टाइम टू टाइम एडजस्ट या सही कर लेंगे। ये आर्जी हल है, इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप इस पर कोई वो कॉलम बनाएंगे टेबल जो कि रेफरेंस हो रहा होगा, 1 किसको रेफरेंस करेगा, 2 वैल्यूज हैं। तो ये आर्जी हल ये होता है कि आप ये चाह रहे हैं कि मजीद वायलेशन ना हो, इसमें जितनी हो गई वो हो गई, मजीद वायलेशन ना हो, और इसी दौरान में आप पिछली वायलेशन को भी एडजस्ट कर रहे हैं, मैनुअल या कोई भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से सिर्फ इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। यूनिक और प्राइमरी की में आप डेफरेबल का कीवर्ड साथ में यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स की वजह से, बाकी कंस्ट्रेंट में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अभी हमने एक टेबल जो बनाया था उसमें प्राइमरी की लगाई थी हमने। प्राइमरी की को ड्रॉप करना है तो हमें इसका कंस्ट्रेंट का नाम देखना पड़ेगा। हमने कहा सेलेक्ट कंस्ट्रेंट का नाम बताओ फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू emp अंडरस्कोर डेटा एंड कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू, टाइप क्या होगी, p। ये है इसका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का नाम। अब इसको मुझे ड्रॉप करना है या डिसेबल करना है तो ऑल्टर टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट का नाम। लेकिन क्योंकि प्राइमरी की एक ही होती है एक टेबल में, तो हम लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर डेटा ड्रॉप प्राइमरी की। क्योंकि एक टेबल में एक ही होती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ड्रॉप प्राइमरी की, तो उसने प्राइमरी को डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया। ये सिर्फ प्राइमरी की में हो सकता है और किसी कंस्ट्रेंट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे कंस्ट्रेंट जो है वो टेबल में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नॉट नल आपने ज़्यादा कॉलम्स पे लगाया हुआ है, फॉरेन की लगाई हुई है, यूनिक लगाया है। तो प्राइमरी की को आप इस सिंटैक्स से भी कर सकते हैं, और जो पिछला सिंटैक्स था ड्रॉप कंस्ट्रेंट का नाम, इस मेथड से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये, हमने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल dpt2 एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dpt। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया। इस पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट होंगे, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो हमने इस पे कंस्ट्रेंट लगाया ऑल्टर टेबल dpt2 एट प्राइमरी की, और किस पे, dptno पे। ठीक है, दूसरा टेबल जो हमारा मौजूद है ये वाला, इसमें dptno हम चाह रहे हैं इस पे रेफरेंस करें, वैसे जैसे emp और dpt का रिलेशन है। और ये बात हमें पता है कि मास्टर में अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, अगर उसका चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद है तो वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता, एरर देता है। लेकिन इस बार हम फॉरेन की दूसरी टाइप यूज़ करेंगे कि अगर मास्टर में से रिकॉर्ड डिलीट हो तो चाइल्ड रिकॉर्ड भी साथ में डिलीट हो जाए। ये शायद हम लोगों ने पहले भी किया था, ये चीज़ हम दोबारा देख रहे हैं। कैस्केड ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर डेटा ऐड फॉरेन की, और कौन से कॉलम पर, dptno पर, और रेफरेंस किसको करेगी, dpt2 के ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, नाम हम रख देते हैं यहाँ पर ताकि हमें ड्रॉप करना पड़े तो हम कर लें। ऐड कंस्ट्रेंट td अंडरस्कोर did अंडरस्कोर fk फॉरेन की, ऑन डिलीट कैस्केड। EIGN। ठीक है, तो अब ये रेफरेंस हो गई। ये आपके पास डेटा है dpt2 में, और ये आपके पास डेटा है emp अंडरस्कोर डेटा में। डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड्स हैं इसमें, 1 2 3 4। हमने लिखा डिलीट फ्रॉम dpt2 वेयर dptno इक्वल टू 10 सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp अंडरस्कोर डेटा। क्या किया इसने, डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। और दूसरी एक और चीज़ हमने क्या देखी थी इसमें पहले, ऑन डिलीट सेट नल। वो क्या करेगा,
नल कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कंस्ट्रेंट हमने ऐड किया है ये टेबल लेवल के जरिए लगाया या कॉलम लेवल? सर ये टेबल लेवल। टेबल लेवल है, ठीक है। हमने इसको ड्रॉप किया दोबारा से, ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर डेटा ड्रॉप कंस्ट्रेंट का नाम, फॉरेन की खत्म कर दी, ठीक है। अब यही कंस्ट्रेंट मुझे दोबारा लगाना है लेकिन कॉलम लेवल पर लगाना है। ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर डेटा, या तो ऐड आता है या तो मॉडिफाई आता है, ये तो लाजमी है। मॉडिफाई, कौन सा कॉलम है जिसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं? DPDNO को, हाँ। कंस्ट्रेंट, डिपार्टमेंट नेम मतलब ये तो लिख दिया ना, अब दो बार लिखूं? हमने बताया कि ये कॉलम है और ये इस पे एक कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं जिसका नाम ही होगा। अब हम क्या बताएंगे? कंस्ट्रेंट रेफरेंस किसको करेगा? रेफरेंसेस GPT2 के DPDNO का करेगा। और अगर आप ऑन डिलीट सेट नल लगाना चाहें वो लगा दें, ठीक है। लेकिन हम ये डिफ़ॉल्ट लगा रहे हैं। एक और चीज़ हमने देखनी है, वो ये कंस्ट्रेंट लग गया, DPD2 को कोई ना कोई टेबल रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। और अब मैंने लिखा ऑल्टर टेबल DPD2 ड्रॉप DPDNO, कैन नॉट ड्रॉप पेरेंट की कॉलम। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस हुई है तो जाहिर है आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर आप इसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसे कैस्केड, या तो आप वो कंस्ट्रेंट जो कि इसको रेफरेंस कर रहे हैं उनको आप ड्रॉप करें मैनुअल। वो एक टेबल भी हो सकता है, वो 10 टेबल भी हो सकते हैं, वो 100 टेबल भी हो सकता है। हर एक पे आके मैनुअल चेक करें यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट से कौन कौन से कंस्ट्रेंट है उनको रिमूव करें। या फिर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कैस्केड कंस्ट्रेंट्स। आपने लिख दिया कैस्केड कंस्ट्रेंट्स कि इसको जो भी रेफरेंस कर रहा है उस रेफरेंस को यानी कि उस कंस्ट्रेंट को, फॉरेन की को ख़त्म कर दो। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? ये ऑटोमेटिकली कर देगा। यानी कि कौन सा कंस्ट्रेंट इसने ड्रॉप किया होगा? ये जो कंस्ट्रेंट हमने लगाया था ये इसने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ में याद रखने वाली है। तो सर ये नल रहता होगा ना जी जो इसके पेरेंट और चाइल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं उस पे तो नहीं, नल क्यों आएगा उसमें? खत्म हो गया ना, कंस्ट्रेंट ही खत्म हो, डेटा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई सा भी अगर आपने इसमें कंस्ट्रेंट लगाया हो। सर हमने कॉलम पे कैस्केड नहीं लगाया, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट लिखते हुए कैस्केड लिख देते हैं। कहाँ पर? ड्रॉप आपने लिखा ना, ये वाला? हाँ बिल्कुल। अगर उसके आगे हम लिखते हैं कैस्केड, यही तो लिखा है। कैस्केड कैस्केड कंस्ट्रेंट लिखने का मकसद यही था कि वो फॉरेन की को ख़त्म कर दे। आपने कॉलम टेबल पे बाय डिफॉल्ट नहीं लगाया। जिसका मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ कोई सिंगल रिकॉर्ड जिसका पेरेंट में रिकॉर्ड मौजूद है और उस टाइम मैं लिख दूँ कैस्केड। एक मिनट, आप कह रहे हैं कोई आप चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं जिसका पेरेंट मौजूद है, ठीक है। और उसके आगे कैस्केड लिख दूँ। उसके आगे कैस्केड नहीं चलेगा। और वहाँ पे ज़रूरत क्या है? एक डिपार्टमेंट है जिसमें 40 एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर मैं एक एम्प्लॉय को डिलीट करूँगा उसका रिकॉर्ड, क्या फ़र्क पड़ रहा है? पेरेंट में जब आप डिलीट करते हैं तब इफेक्ट पड़ता है ना। सॉरी मोटा बोल गया, वही बात है। नहीं, वहाँ नहीं होगा, स्टेटमेंट लेवल पर नहीं होगा। वो आपको जब आप फॉरेन की लगाते हैं तब डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये फीचर आपको फॉर्म में नज़र आया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कि आप आइसोलेटेड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ से प्रॉपर्टी सेट करते हुए ये काम होगा। बैक पे ये आपको पहले करना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ से सेट कर दिया कि अगर मैं मास्टर डिलीट करूँ और रिकॉर्ड डिलीट हो जाए साथ में चाइल्ड, वहाँ की प्रॉपर्टी सेट हो गई। लेकिन अगर पीछे नहीं है तो वो रिकॉर्ड डिलीट थोड़ी होगा, वो आपको एरर दे देगा। वो यानी हमें टेबल लेवल पे लगाना कंस्ट्रेंट आपको टेबल लेवल पे लगाना ज़रूरी है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो इसमें है वो है एक्सटर्नल टेबल। एक्सटर्नल टेबल क्या चीज़ होती है कि
आपके पास कोई डेटा है जो ऑरिकल के अंदर नहीं है, ऑरिकल से बाहर है, ठीक है, लेकिन किसी फॉर्मेट में है। फॉर्मेट क्या है? वो हमारा नॉर्मल जो आमतौर पे होता है वो CSV फॉर्मेट होता है, कॉमा सेपरेटेड। किसी को मालूम है CSV फॉर्मेट क्या होता है? यूज़ किया है? नेट यूज़ करते हैं, चैटिंग करते हैं, मेल यूज़ करते हैं, मेल भेजते हैं, रिसीव होती है, कॉन्टैक्ट्स होंगे उसमें, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें एक ऑप्शन, वो यूज़ किया है? होता है, हॉटमेल पे भी है, आपके मैसेंजर में भी होता है, या जो भी आप अकाउंट यूज़ करते हैं। या अगर आप इससे हटकर मोबाइल पर आ जाए, बैकअप लेते हैं आप अपने मोबाइल का, तो अगर अच्छा वाला मोबाइल है, यानी कि कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिसमें वो अपना फॉर्मेट बनाता है, जो हम रीड नहीं कर सकते, वो उसी मोबाइल पर रीस्टोर होता है। लेकिन आप जैसे नोकिया का मैंने देखा है, बाकियों का मुझे कंफर्म नहीं है, उसमें जब आप कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो CSV फॉर्मेट बनाता है। CSV फॉर्मेट क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड, यानी कि इस तरह से कि मैंने कोई नंबर सेव किया तो लिखा होगा काशिफ और कॉमा उसका नंबर, दूसरा नाम कॉमा उसका नंबर, कॉमा सेपरेटेड। इस फॉर्मेट में होता है डेटा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में डेटा है, ये कॉमा सेपरेटेड, कॉमा के अलावा कोई और चीज़ भी हो सकती है, कोई और सिंबल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये कॉमा आमतौर पे होता है। अगर इस फॉर्मेट में आपके पास डेटा है और आमतौर पे इन्वायरमेंट में ये डेटा आता है आपके पास, यानी कि नॉन डेटाबेस है ना, उसको डेटाबेस में लोड करना है, ठीक है। तो वो एक्चुअल जो उसका मेथड है वो एक SQL लोडर होता है। SQL लोडर का काम ये होता है, फीचर है, ऑरिकल का एक यूटिलिटी है जो कि इस टाइप की फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और आपके किसी टेबल में डाल देगा। ये पुराना फीचर है, लेकिन SQL में जो हमें यहाँ दिया है वो है एक्सटर्नल टेबल। एक्सटर्नल टेबल ये होता है कि आपके पास ये जो इस फॉर्मेट में फाइल मौजूद है, ये किसी हार्ड डिस्क में लोकेशन पे पड़ी होगी, आप इसको वहाँ पर पड़े पड़े टेबल की फॉर्मेट में देख सकते हैं। SQL लोडर क्या है? वो टेबल के अंदर डायरेक्ट डाल देता है। आपका EMP का टेबल है, फर्ज करें कि कोई नया डेटा आया कि एम्प्लॉयज़ के टेबल में ऐड कर दें, या आप इससे हट के रियल सिनेरियो में जाएं तो क्या हो सकता है कि आपकी कोई कंपनी जिसकी फला ब्रांच में जो सेल्स हुई हैं वो डेटा आपको CSV फॉर्मेट में मिला है, अब आप हेड ऑफिस में मेन में उसको लोड करेंगे, ये हो सकता है। अटेंडेंस सिस्टम किसी का चल रहा है जो कि बायोमेट्रिक है या स्वैप है या जो भी मेथड चल रहा है, वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो महीने के एंड में क्या होता है कि वो एंट्री आपको इस फॉर्मेट में या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मेट होता है उसमें आपके पास आती है, वो डेटा अब आपको डेटाबेस में लोड करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर SQL के इस चैप्टर में हमारे पास वो है एक्सटर्नल टेबल। एक्सटर्नल टेबल क्या चीज़ है? एक रीड ओनली टेबल होता है ये, यानी कि उसको आप जो देख रहे हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे, आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप उसको क्यूरी करते हैं तो वो एक्चुअली डेटा कहाँ से रीड कर रहा है? उस फाइल से जाके रीड कर रहा है, उसके अंदर डेटा आता नहीं है, बल्कि वो मिरर हुआ होता है। आप देखते हैं टेबल के अंदर है, वो आपको दिखाता है डेटा उस फला फाइल के अंदर से, उस पर आप DML परफॉर्म नहीं कर सकते, जाहिर है डेटा डेटाबेस के अंदर ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो वो जो लोकेशन है जहाँ पर वो टेबल पड़ा हुआ है, वो डेटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डेटा है तो नहीं बना बनाया, तो हम खुद से हमें बनाना पड़ेगा। आमतौर पे तो ये आपको बना बनाया डेटा मिलता है कि भाई ये डेटा है, इसको डेटाबेस के अंदर लोड कर दो, ठीक है। और ये बहुत फ्रीक्वेंट काम है जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा होता है, आपको करना पड़ता है। तो एज अ डेवलपर और एज अ DBA ये आपकी कॉमन जॉब का एक पार्ट होता है कि आपके पास डेटा आ रहा है, आपको डेटाबेस के अंदर लोड करना है। देखिए एक्सेल के अंदर आ गया तो अब आप CSV में उसमें ऑप्शन है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर एक्सेल है, ठीक है, और हम ये करते हैं कि हमारा ये जो टेबल था डिस्क्राइब EMP_डेटा, और इसके अंदर इतने सारे कॉलम्स हैं, हमने कॉलम कम कर दिए ताकि हमें कम काम करना पड़े। ऑल्टर टेबल EMP_डेटा ड्रॉप, इसमें से हमने ड्रॉप कर दिया MGR DPTNO, बल्कि DPTNO रख लेते हैं, और सेल नंबर, ईमेल और NIC हमने ड्रॉप कर दिया। डिस्क्राइब EMP_डेटा, ई नेम जॉब सेल। अब हमने जो डेटा मिल रहा है वो इस फॉर्मेट में है, 1 2, और सेकंड क्या है? एम्प्लॉय का नाम है, स्कॉट है, स्मिथ है, किंग है, और कौन से होते हैं?
मिलर है और मार्टिन है। हमने बस इतने सेट किए। और जॉब्स क्या हैं इनकी? क्लर्क है, सेल्समैन है, एनालिस्ट है और मैनेजर है, ठीक है। और सैलरी है उसकी 800, 1200, 1600, 2500 और 4000। और ये इनके एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है। अब ये डेटा, ये एक्सेल में डेटा हो गया फॉरवर्ड, ठीक है। ये एक्सेल में डेटा है आपका। ये मैंने 5 रिकॉर्ड लिखे हैं। ये 5000 भी हो सकते हैं, ये 50,000 भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको हमने यहाँ पर सेव किया और जो लोकेशन आप बताएंगे वो लोकेशन जिसे हमने यहाँ बना दी डी ड्राइव है ये। और डी ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया ext_dir। ये एक ख़ास डायरेक्टरी है। ख़ास डायरेक्टरी का मतलब ये कोई आप ये नहीं कि कहीं पे भी रख दें, इसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रखना होता है और ऑरेकल को वो लोकेशन रिकग्नाइज करानी पड़ती है, क्योंकि ऑरेकल डायरेक्ट उसको नहीं पता ये ext_dir क्या चीज़ है या कहाँ पड़ी हुई। तो बहरहाल हमने यहाँ पर बनाया और इसका नाम हमने लिख दिया एम्प्लॉयज़ इन्फो। और ये बात आपको याद रखनी है कि इसको सेव जो आपने करना है CSV फॉर्मेट, कॉमा डेलिमिटेड लिखा हुआ है, ये आपने ऑप्शन लिया और इसमें सेव कर दिया। ये जो भी कह रहा है आप इसको यस कर दें और बंद हो गया। अब आप आ जाएं डी ड्राइव पे, उस लोकेशन पर। ये क्या है? ये वो फिजिकल लोकेशन है जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी है। जब आप इसको खोलते हैं तो अब आपको ये डेटा वही नज़र आ रहा है, लेकिन जो आपने ये CSV फॉर्मेट में इसको सेव किया, एक्चुअली अब ये CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, ये एक्सेल की फाइल नहीं है। अगर आप इसको ओपन विद नोटपैड करें तो ये फाइल है, ठीक है। अब ये फाइल जो है, ये जो डेटा है आपको डेटाबेस के अंदर लोड करना है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करने के लिए जो आपको काम करना है वो ये कि आपको कनेक्ट होना पड़ेगा DBA के यूज़र से, क्योंकि आपको जो काम करना है वो DBA के पास राइट्स हैं। यहाँ तो आप यूज़र को राइट्स देते हैं, लेकिन आमतौर पर यूज़र को वो राइट्स नहीं दिए जाते। वो राइट्स क्या हैं कि क्या काम करना है? डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी जो है फिजिकल लोकेशन जो है उसका लॉजिकल नेम है। ऑरेकल को नहीं पता d:/ext_dir क्या है, लेकिन ऑरेकल को हम बताएंगे ABC = this, तो ऑरेकल उसको रिकग्नाइज करेगा। डायरेक्टरी एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से एक टेबल होता है, व्यू होता है, इंडेक्स, इस तरह से डायरेक्टरी भी एक ऑब्जेक्ट होता है। और हमने लिखा क्रिएट डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने रख दिया इसमें EXDIR, एक्सटर्नल डायरेक्टरी, या जो भी आपका दिल करे आप नाम रख दें। इस नाम की डायरेक्टरी पहले से मौजूद नहीं होनी चाहिए। और एज सिंगल कोड में वो लोकेशन जहाँ पर आपकी फ़ाइल मौजूद है, वो लोकेशन ये है, उसमें फ़ाइल का नाम इंक्लूडेड नहीं है। कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पेस्ट किया। सिंगल कोड के बाद स्पेस नहीं होनी चाहिए और एंड में भी साथ में आपको यू नहीं लिखना है। इसको ये भी लिख दिया तो ये पूरी ज़िंदगी ढूंढता रहेगा, इसको मिलेगी नहीं, क्योंकि स्पेस भी काउंट होती है। तो आपको क्यों लिखना है, ठीक है। डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं DB_डायरेक्टरीज में। सेलेक्ट डायरेक्टरी पाथ फ्रॉम DB_डायरेक्टरी वेयर डायरेक्टरी_नेम = और हमने नाम रखा है EXDIR। वो लोकेशन है कि ये सेव हो गई। इसका फ़ायदा क्या है कि ऑरेकल में आपने डायरेक्टरी बनाई, इसका फ़ायदा ये है कि इस डायरेक्टरी पे आप यूज़र को बाकायदा राइट देते हैं। कोई भी यूज़र कहीं पे भी रीड राइट नहीं परफॉर्म करेगा। आपने डायरेक्टरी बना दी, अब जिस यूज़र को ये काम करना है उसको आप खास तौर पे राइट्स देंगे इस डायरेक्टरी के ऊपर। हाँ, तुम इस डायरेक्टरी पे रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो, मतलब इस लोकेशन पे पड़ी हुई फाइल रीड कर सकते हो, या इस लोकेशन पे फाइल नहीं क्रिएट कर सकते हो, मौजूद है तो अपेंड कर सकते हो, ये तमाम काम कर सकते हो। ये सिक्योरिटी रीज़न है। वरना एक मेथड ये भी है कि वो 99 में ख़ास तौर पर हम यूज़ करते थे। मतलब 99 में भी ये मेथड मौजूद था कि हम ऐसा करते हैं कि OS पे हर जगह यूज़र जो है रीड एंड राइट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो एक सिक्योरिटी रिस्क है, उसको तमाम जगहों पर आपने उसको एक्सेस दे दिया। तो ये काम हम नहीं करते, बल्कि हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं और उस डायरेक्टरी पे यूज़र को राइट्स देते हैं। राइट्स हम कैसे देते हैं? ग्रांट रीड राइट ऑन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम, और किसको राइट्स देने हैं? स्कॉट को।
रीड कॉमा राइट मतलब इसको हमने राइट्स दे दी कि अब वो इस लोकेशन पे मौजूद फाइल को रीड कर सकता है। राइट के राइट्स यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वजह से ज़रूरत है कि क्योंकि जब हम एक्सटर्नल टेबल बनाते हैं तो उसका लॉग जनरेट होता है। कोई भी काम आप कंप्यूटर में करते हैं उसका लॉग बनता है, चाहे आप इंस्टॉलेशन करें कोई भी काम करें उसका लॉग आता है कि ये जो भी प्रोसेस हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हुई है, क्या एरर आया वगैरह वगैरह। तो वो डायरेक्टरी जो है इस लोकेशन पे वो जो है वहाँ पर आपका लॉग क्रिएट करेगा। तो इस वजह से हमें इसको राइट की परमिशन देनी पड़ रही। अगर आप वहाँ पर लॉग नहीं चाहते तो आप इसको राइट को हटा सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप, मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ, आप यूं भी राइट्स दे सकते थे, ग्रांट ऑल ऑन डायरेक्टरी exdir to स्कॉट, ये लिख दें या ऊपर वाली कमांड लिख दें, एक ही बात है क्योंकि इस पे दो ही राइट्स होते हैं आपके, रीड एंड राइट। ठीक है, राइट्स किसको दे दिए हमने? स्कॉट को। तो अब हम आ गए, सर अगर सबको व्यू के राइट्स देना और दो पर्सन को ऐसा है जो उसको राइट भी कर नहीं ये वो वाले राइट नहीं है कि इस फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इस जगह पे कोई फाइल क्रिएट होगी, वो पीएल के अंदर आप प्रोग्राम एक देंगे, यूटीएल फाइल होता है जिसके जरिए हम किसी भी लोकेशन पे ऑरिकल का डेटा वहाँ पे ले जाते हैं। तो राइट की परमिशन हमें तब चाहिए होगी। यहाँ पर हमने राइट सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि उसकी जो लॉग्स क्रिएट होते हैं इस वजह से वो परमिशन दे। अगर आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया नो लॉग्स या नो बैट फाइल के ऑप्शंस होते हैं तो फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने रखा ext टैब और आईडी नंबर, सेकंड क्या था नेम और 4 to 20 उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपका वो डेटा मौजूद है। और तीसरी क्या चीज़ थी? जॉब 20 नंबर। अब ये सिंटैक्स तो आपका नॉर्मल टेबल का है, ये सिंटैक्स होता है, लेकिन अब आपने आगे लिखा ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल टाइप ऑरिकल अंडरस्कोर लोडर। लोडर नाम से आपको पता है लोड होगा। ठीक है, एसक्यूएल लेवल की बात नहीं है, लेकिन जब आप एडमिन में जाएंगे तो 10G के अंदर एक फीचर है डेटा लोड के अलावा अनलोड का भी एक फीचर है। ये हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा लेकर आ रहे हैं। हमारे पास एक फीचर है, हम टेबल को बाहर भी लेके जा सकते हैं सेम इस मेथड से। टाइप ऑरिकल लोडर डिफॉल्ट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम क्या था? exdir। ठीक है, और एक तो इसके ब्रैकेट्स याद नहीं रहते, एक्सेस पैरामीटर्स, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय, ठीक है, फील्ड्स के अंदर जो सेपरेटर आ रहा है वो कॉमा आ रहा है, कोई और सिंबल होता तो आप वो लिख देते हैं। और लोकेशन, लोकेशन में उस फाइल का नाम जो वहाँ पड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम, पाथ नहीं लिखना है इसका। फाइल का नाम क्या है? ये नाम है, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ब्रैकेट पूरे वजह ext लिखना है, ext लिखना है। कहाँ पर? वो जो आपने डायरेक्टरी की लोकेशन टर्मिनेटेड डेटा लोडर के सामने ext लिखा है। ext उसका नाम exdir ही था गालिबन। ext चले एरर दे देगा, कोई मसला थोड़ी है। ठीक है, अच्छा वो तो एक अलग चीज़ है। एक दो सैलरी नंबर के पास दो कॉलम देना। हाँ तो दो ही बंद होते हैं, एक बंद होता है, एक आपका एक ही बंद होता है ना। ठीक है, मिसिंग लोकेशन असल में इसके ब्रैकेट्स जो है मुझे कंफर्म करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 टाइप ऑरिकल लोडर और 1 2, अच्छा आप चेक करें, क्रिएट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ext टैब। अब ये जो आपने क्यूरी परफॉर्म की है, आपने तो टेबल पे परफॉर्म किया है, डेटा ये पीछे से ला रहा है। ठीक है,
लेकिन हम इस बात को प्रूव कैसे कर सकते हैं? ये देखें लॉग बनाया इसने, इस फाइल को मैंने डिलीट कर दिया जिसमें डेटा था। अब जब आपने क्यूरी परफॉर्म की, फाइल एम्प्लॉयज इन्फो डॉट CSV इन EXGR नॉट फाउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा वहीं से रीड हो रहा है, वापस लेकर आए हम उसे। अब हमने क्यूरी परफॉर्म की, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये है कि हमने लिखा अपडेट ext टैब सेट सैलरी इक्वल टू दिस वेयर ID इक्वल टू 1, ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड ऑन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइज टेबल, यानी कि आप इस पर DML भी परफॉर्म नहीं कर सकते। प्लस अगर आपने इसमें डेटा कोई नया ऐड कर दिया तो क्योंकि ये मिरर हुआ है तो नया डेटा आएगा, आएगा, मिरर हुआ है ना, तो आप जो भी चेंजेस करेंगे, यहाँ से रिकॉर्ड गायब करेंगे, वहाँ रिकॉर्ड वही दिखाएगा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसका काम क्या है? यहाँ से रीड करके आपको डेटा दिखा रहा है। अच्छा, हमने अपडेट की स्टेटमेंट चला दी दोबारा। रिकॉर्ड्स भी आ गए। तो ये क्या चीज़ है? ये रीड ओनली टेबल है, डेटा ये आपकी उसी फाइल से लेकर आ रहा होता है। अब इसको अगर हमने मेन टेबल में ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे? एक टेबल से डेटा दूसरे टेबल में कैसे आता है? सर वो क्रिएट करेंगे टेबल को और इसको एज सेलेक्ट, ये आपके पास टेबल पड़ा हुआ है, ये टेबल है और हमें ये डेटा लेके आना है। इंसर्ट इनटू करेंगे और वो select इंसर्ट इनटू EMP अंडरस्कोर डेटा और उसमें एम्प्लॉय नंबर, टी नेम, जॉब एंड सेल में हमने ऐड करना है। सेलेक्ट स्टेरिक भी लिख सकता हूँ वैसे मैं, क्योंकि तमाम कॉलम है, लेकिन सेलेक्ट ID नेम जॉब सैलरी फ्रॉम EXT टैब, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP अंडरस्कोर डेटा, जो कॉलम से उसमें। अब ये आपका नॉर्मल टेबल है, इसके अंदर आपका काम चल जाएगा, लेकिन वो टेबल क्या है? वो एक्सटर्नल टेबल है, उसके अंदर आप DML परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये आपका ये आपका एक्सटर्नल टेबल था। आसान था नहीं? सर वो बस वो थोड़ा सा वो मुश्किल था। क्या कमांड सिंटैक्स तो आप याद नहीं रख सकते। खैर ये सिंटैक्स मैं हर बार भूल जाता हूँ कि ब्रैकेट कहाँ लगाना था, ठीक है। और ये लिमिटेड सिंटैक्स है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पैरेलल की कमांड है। पैरेलल क्या कि एक मजदूर एक काम कर रहा है तो 1 घंटा लग रहा है, 2 मजदूर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पैरेलल क्या है? प्रोसेस। जितने ज़्यादा प्रोसेस लगाएंगे परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाएगी, लेकिन आपका काम जो है वो CPU यूजेज ज़्यादा होगा, काम जल्दी होएगा। तो पैरेलल हम यहाँ लिख सकते थे, पैरेलल जो है 4 कर दूँ, यानी ये 4 प्रोसेस आप ऑन कर दें। तो इस टाइप की इसमें और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। बहरहाल ये एक लिमिटेड सिंटैक्स है, इसकी बेस पे आप कर लें बहुत है। सर ये एक्सेस पैरामीटर्स में क्या है? एक्सेस पैरामीटर्स में आपने डिटेल बताई कि आपके जो फील्ड्स हैं वो फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय दिस, कि आपका जो डेटा है वो इस सिंबल के हिसाब से सेपरेट हुआ है। यानी कि अगर आप इस डेटा को देखो एक्सेल पे नहीं नोटपैड पर, तो ये एक वैल्यू है और ये कॉमा का मतलब है कि ये फील्ड ख़त्म हो गई, अब दूसरी फील्ड आ गई और ये आगे जा रही है। और अगर सर यहाँ पे इसमें एडिट करके कॉमा डाले डॉट लगा दे और उधर भी डॉट कर दे तो तमाम जगह डॉट करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो ये मतलब ये सिंबल कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये स्पेसिफिक ही हो।